नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के इकोनॉमिक्स के डोज की आज तीसरे दिन की क्लास में। तो आज की क्लास में क्या है वो 10 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स की डोज में रहने वाले हैं खास। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हम वही सेगमेंट लेके आए दोस्तों, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और आस्थान इकोनॉमिक्स और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा मांग वक्र में विवर्तन का कारण नहीं है। एग्जाम में इस तरीके के वर्ड को हमें स्पेशली पढ़ना होता है कि उसने क्या पूछा है या नहीं पूछा है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिनकी वजह से मांग के वक्र में, यानी मांग वक्र में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो इसको हम डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यदि वस्तु की कीमत हम मान लेते हैं OP है और वस्तु की जो मांग है वो OQ है, तो अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, फॉर एग्जाम्पल कीमत घटकर P1 हो गई, तो मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है, और यदि कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। क्या दोनों ही सिचुएशन में हमारा वक्र बदला? नहीं बदला। तो यही हमसे पूछा है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह होगा आंसर नंबर 1 यानी ऑप्शन 1। बट बाकी 3 क्यों नहीं होंगे इसको भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल प्रतिस्थापन वस्तु को हम लेते हैं कि इधर हमने ले ली चाय की मात्रा यानी चाय की मांग, और इधर हमने ले ली कॉफ़ी की प्राइस। कॉफ़ी की प्राइस हम मान लेते हैं P थी, तो चाय की जो मात्रा थी, मांगी जाने वाली मात्रा थी, वो थी OQ और हमारा मांग वक्र था DD। अब ये कह रहा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घट जाती है तो लोग चाय पीना कम कर देंगे और वह किसकी तरफ आ जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ आ जाएंगे। तो अगर कीमत घटेगी प्रतिस्थापन वस्तु की तो चाय की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे हमारा मांग वक्र क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए ये कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ। फिर अब पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यदि पूरक वस्तु भी हम इसको पूरक वस्तु के तौर पे ले लें कि ये हमारा डायग्राम है, P कीमत है और Q मात्रा है। पूरक वस्तु कौन सी होती है दोस्तों, जो एक की जगह एक साथ दोनों काम आ सकती है। तो अगर पूरक वस्तु की कीमत सस्ती होती है तो उसके साथ वाली वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस सिचुएशन में भी हमारा मांग वक्र परिवर्तन यानी सरक जाएगा आगे या पीछे, यानी दाहिनी या बाहिनी, और मांग वक्र खिसक जाएगा। फिर उपभोक्ता की आय, इसलिए भी इसी ऑप्शन नहीं हुआ। उपभोक्ता की आय की बात करें, उपभोक्ता की आय सीधी सी बात है, अगर आय में परिवर्तन होगा तो उसका जो मांग वक्र, अगर आय बढ़ेगी तो वह मांग और ज़्यादा करेगा, तो आय और भी ज़्यादा मांग और ऊपर हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग वक्र में विवर्तन का कारण नहीं है, बाकी सारे से मांग वक्र में कारण बनता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म में मांग वक्र का आकार क्या होता है। यानी यदि हमें पूर्ण प्रतियोगिता का डायग्राम मालूम है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में AR इक्वल्स टू क्या होता है, MR होता है। AR इक्वल्स टू MR होता है, और AR किसी फर्म का प्राइस कर्व भी होता है, यानी कीमत वक्र भी होता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, फर्म का मांग वक्र यानी AR वक्र यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। तो यदि हमें पता है AR कैसा है, AR O अक्ष के पैरेलल है। AR क्या है, O अक्ष के पैरेलल, और पैरेलल जब O अक्ष के होता है तो उसकी जो मांग की जो लोच है वह क्या होती है, पूर्णतया लोचदार। क्या होती है दोस्तों, पूर्णतया लोचदार यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो पहला ऑप्शन क्या बोला, ऋणात्मक ढाल वाला और अधिक लोचदार। नहीं, ऋणात्मक ढाल वाला और लोचदार नहीं होता। ये सिचुएशन किस में होती है दोस्तों, ये होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। पूर्णतया लोचदार, हाँ, हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया बेलोचदार नहीं होता है। ऋणात्मक ढाल वाला कम लोचदार ऐसा होता है एकाधिकार में। तो यहाँ से हमने एक ही साथ 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हमने किए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं
तीसरे क्वेश्चन की ओर। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। हालांकि वैसे तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन इसको अगर पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ से देखें तो इसका जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना। हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 यानी कि 74 से 78 तक रही। तो देखने में कितने साल चली भाई? 4 वर्ष चली। तो यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित कालखंड से पहले क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि 5वीं योजना सिर्फ 4 साल चली, यानी आपको इसको ट्रिकी वे में याद करना होगा कि 5वीं योजना सिर्फ 4 साल चली। तो अपने आप ही आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा उसकी भी हम बात करेंगे। इसका जो मॉडल था वो था डीपी धार और आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित थी। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें हाईलाइट क्या रहा? इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1977-78 में इसी पंचवर्षीय योजना में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ था और साथ ही में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी यहाँ शुरू किया गया था। तो अब बात आती है कि 1 साल पहले इसको क्यों ख़त्म कर दिया था। देखो दोस्तों, सेंटर में पहली बार 1974 में गैर कांग्रेसी सरकार आई। तो जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1974 से 1979 तक थी, 5 साल के लिए थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कौन सी प्लानिंग लेके आए? वो रोलिंग प्लान लेके आए थे, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। अनवरत योजना वो लेकर आए थे। अनवरत योजना लाने के लिए इन्होंने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको 1 साल पहले समाप्त किया और 1978 से लेकर 1983 यानी 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 के लिए कौन सी योजना उन्होंने अप्लाई करी थी? अनवरत योजना अप्लाई करी थी। लेकिन 1980 में दोबारा से सेंटर में कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने इस अनवरत योजना को ख़त्म करके 1980 से लेकर 1985 तक दोबारा कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू कर दी? 5 ईयर प्लान चालू कर दिया, यानी 7th 5 ईयर प्लान उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो जो 1977 था, जब उसमें गैर कांग्रेसी सरकार आई थी पहली बार, सॉरी मैंने 1974 बोला, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, जो 6th लोकसभा का चुनाव था और पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ सेंटर में और पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई और उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। तो आपसे यही क्वेश्चन पॉलिटिकल एंगल में भी पूछा जा सकता है, यानी पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ें। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना अपने 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके संपूर्ण पंचवर्षीय योजना की क्लास देख सकते हो, जहां पर एक ही क्लास में हमने पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। बढ़ते हैं आगे के आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकने का कारण नहीं है? देखो, यही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें भी यही था कि कौन सा कारण है जिससे मांग वक्र में चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन को संगणक 2021 में अलग तरीके से पूछा था, तो इसको हम बात कर लेते हैं। यानी मांग वक्र सामान्यतः ऐसा होता है। अब ये कहता है इनमें से कौन सा कारण है जिससे मांग वक्र की सिचुएशन दाईं ओर शिफ्ट नहीं होगी। तो हम एक एक को देख लेते हैं। पहला है निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है तो जो घटिया वस्तुएं होती है, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, वह क्या करे जाएंगे? कम खरीदे जाएंगे। वह क्या किए जाएंगे? कम खरीदे जाएंगे। तो उपभोक्ता की आय माना कि OI है, तो निकृष्ट वस्तुओं की जो डिमांड है वो OQ है और ये मांग वक्र बनता है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है यानी इनकम बढ़ती है तो वह निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या करेगा? कम करेगा। तो इससे तो मांग वक्र में कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहला ही ऑप्शन है, ये क्या पूछा है कि किस वजह से मांग वक्र में दाहिनी ओर का खिसकाव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर C। बाकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से भी चेंज होगा,
प्रतिपूरक वस्तु कम होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, उसके साथ वाली तो भी दाईं ओर जाएगा, और अगर हॉबी में सकारात्मक परिवर्तन हुआ तो भी मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स की यही खूबसूरती है कि आपको डायग्राम आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब आपकी स्क्रीन पे आपका नया क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम किसने दिया, यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम किसने दिया। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हालांकि मोस्टली बच्चे मात नहीं खाते हैं, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो हम पूरे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसका पूरा नाम भी पूछा हुआ है, हम कभी दूसरे क्वेश्चन में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1776 से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लग गया इस बुक के बाद। लेकिन अर्थशास्त्र को नाम अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने नहीं दिया था। अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र नाम देने वाले हैं मार्शल की 1890 में यानी 1890 में एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया गया दोस्तों, इकोनॉमिक शब्द यूज में लिया। तो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक शब्द देने वाले कौन, मार्शल। अब बात कर रहे हैं व्यष्टि और समष्टि। तो 1933 में रेगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक्स को 2 भाग में बताया कि एक जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करती है वो क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो 1933 में रेगनर फ्रिस ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम दिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो होगा रेगनर फ्रिस 1933। अब जेएम किन्स की बात करें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट की बातें हैं, जो सबसे ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में रोल है वो है लॉर्ड जेएम किन्स का। इनकी 1936 में एक बुक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड इंटरेस्ट वाली, ये बुक आई थी। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन रेगनर फ्रिस होगा। और एक ही क्वेश्चन के साथ हमने 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए हैं। बढ़ते हैं आगे इंडियन इकोनॉमी की तरफ। भारत में गरीबी का विचार है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 EAFM में पूछा हुआ क्वेश्चन। यानी हमारे यहाँ पे गरीबी की जो डेफिनेशन है वो BPL से दी गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूनतम लाइफ स्टैंडर्ड यानी न्यूनतम जीविकोपार्जन या न्यूनतम जीवन स्तर को मेंटेन नहीं कर पाता है, वह क्या है, गरीब है। इसका मतलब ये विचार कैसा है, न्यूनतम जीवन स्तर का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे 7th क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। देखो नाबार्ड ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन छोटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पटवार जैसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहाँ पे इतना डिटेल में नहीं होता। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आज ये क्वेश्चन पूछे ऐसा बहुत कम चांस होता है, लेकिन फिर भी 2021 की एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो हमें इसका पता हो कि नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी बनती है, शिवरमन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की क्या कर दी जाती है दोस्तों, स्थापना कर दी जाती है। नाबार्ड का पूरा नाम जरूर ध्यान रखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। और ये सहकारी शाख और रीजनल रूरल बैंक्स का क्या है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप नाबार्ड की डिटेल में क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे एक क्लास अपलोड है, 1 टॉपिक 1 क्लास वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें। और नाबार्ड को एक ही क्लास में हमने 360 डिग्री पे डिस्कस कर रखा है। उस क्लास को देखने के बाद मैं ये श्योर हूँ कि नाबार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी बाकी नहीं रहेगी। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नाबार्ड को आप इस क्लास में जाकर जरूर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बढ़ते हैं आगे राजस्थान इकोनॉमी की तरफ। राजस्थान इकोनॉमी का अगला क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 EAFM में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो ये जितने भी ये प्रोग्राम है RDPs वाले, रूरल डेवलपमेंट, आज भी इनसे बहुत ही
सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो आज हम इन सबको देख ले, हम डोज में एक एक क्वेश्चन को ले रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। हम यहाँ पे तीनों चारों कार्यक्रमों को देख लेते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में चालू हुआ था और आज ये 12 ब्लॉकों पे चल रहा है, जो कि अलवर और भरतपुर 2 जिलों में ये चलाया गया था। मैं यहाँ पे पुराने जिलों के हिसाब से ही आपको एक बार बता रहा हूँ, जब तक प्रॉपर सीमांकन नहीं आ जाएगा एग्जाम में भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सी सन में चालू किया था और कब किया गया था, इस तरीके के। फिर आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 1995 में चालू किया था और बाद में इसको 2005 में पुनः चालू किया था। ये 26 पंचायत समितियों पे चल रहा है। ये कोटा और भरतपुर संभाग में चल रहा है। अगर जिलों की बात करें तो 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भरतपुर में ये चल रहा है। बात करते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, 2005-06 में चालू हुआ था। 5 जिलों के 16 खंडों पर यह चालू किया गया था, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। और इसके अलावा आता है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में चालू किया गया था 1985 से 90 के बीच, जो 7th 5 ईयर प्लान था उसमें, और ये 16 ब्लॉकों पे चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पंचवर्षीय योजनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट सन देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे चारों जो प्रोग्राम थे वो आपको रख दिए हैं। हम रोज डोज में RDPs को डिस्कस कर रहे हैं। हम जल्दी ही सारे क्वेश्चनों को निपटा देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि संगणक 2021 में पूछा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ट्रिक आप अगर लगाते हो तो ट्रिक से आपको नहीं आने वाली चीज़ भी आ जाएगी। देखो, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोल्व करना है, आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपकी लिस्ट दी हुई है, एक तरफ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिए हुए हैं, स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, इनको हमें सम्मिलित करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें पॉकेट में नंबर देना चाहता है। हमें इस तरीके से इनको लगा लेना है कि किस में कौन सा आएगा। ठीक है, आप अभी इसमें से आपको जो आते हैं पहले आप उनको करो। अब आप भूल जाते हो तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आपको इस तरीके से याद रखना है। आप ऐसे याद कर लो, RFC को रिको रूडा, RFC को यानी कि मेरे साथ बोलो, RFC को रिको रूडा, RFC को रिको रूडा यानी RFC को रिको रूडा क्या है इसको देखते हैं। RFC राजसी को और रिको और रूडा, ये 4 ऐसी इंस्टीट्यूट है। इसको भी अगर आप याद कर लेते हो, और पहली बात तो ये ऑर्डर में है। एक एग्जाम में तो इनका ऑर्डर भी पूछा गया था कि कौन सी पहले इस्टेब्लिश हुई थी और कौन सी बाद में इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये ऑर्डर में है। जो RFC है दोस्तों, ये इस्टेब्लिश हुआ था 17 जनवरी 1955 को। जो राजसी को है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये इस्टेब्लिश हुआ था 3 जून 1961 को। और जो रिको है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1980 को। और जो रूडा है वो हुआ था नवंबर 1995। अब अगर आपको ये RFC को रिको रूडा भी याद है, क्योंकि इसमें रिदम है बोलने में, RFC को रिको रूडा, तो 55, 61, 80 और 95, तो आप एक रिदम में चल के आप इसको कर सकते हो। तो इसमें से RFC आपको आता है, RFC आपका है 1955। तो पहले में जहाँ भी 4 दिखे उसी को रखना है। क्या A में 1 में 4 है, ये गलत। ये B में 4 है, C में नहीं है, D में नहीं है। लो, अगर आपको 1 भी आता है तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। RFC आ गया, रिको 1980 में, B में 3, ये भी सही है। फिर बाकी जो अपने आप ही राजस्थान जो रोड जो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो अक्टूबर 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आपका बन गया। 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। और काजरी जो इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में हुआ था। तो इस तरीके की ट्रिक से भी आप इन क्वेश्चन को कर पाते हो। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर से, जो कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 से हमने लिया है। क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन ASO 2022 में पूछा हुआ है।
ये वो उस टाइम के क्वेश्चन पूछे थे, हम इस टाइम के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो एग्जाम में जो आर्थिक समीक्षा है उससे रिलेटेड आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर ये चाहते हो कि आर्थिक समीक्षा को हम डिटेल में डिस्कस करें तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएँ, ताकि हमें इस बात का मोटिवेशन मिले कि हम आर्थिक समीक्षा को स्पेशली चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस करें या फिर डेटा को साथ लेकर हम आए। हम रोज़ हमारे डोज में एक इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी स्थापित कर दी गई है, 26,325 मेगावाट। ये राजस्थान में ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। इसमें पवन ऊर्जा कितनी है, सौर ऊर्जा कितनी है, कितनी बन गई है, कितनी क्या है, वो एक डिटेल वीडियो है जिस पर हम एक पर्टिकुलर क्लास अलग से कर सकते हैं। तो ये था आज का इकोनॉमिक का डोज जिसमें हमने 10 क्वेश्चन लगाए। जल्द ही हम हाजिर होंगे इकोनॉमिक डोज के अगले सेशन को लेकर। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए करियर साथी कोचिंग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।